अब हम यहाँ फिजिक्स के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र जो होते हैं किसी भी बॉडी में, वो 3 टाइप से होते हैं। कैसे कैसे? पहला है कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। फिलहाल हम कंडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस without any detectable motion of the particle of the substance। ये हमारा कंडक्शन है, जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सब्सटेंस में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, लेकिन कोई डिटेक्टेबल मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हीट कंडक्शन कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक आयरन बार है और हमने यहाँ पर इसे हीट किया है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये एंड को हीट कर रहा हूँ और ये एंड भी खुद ब खुद हीट हो जा रहा है। अगर मैं इसे टच करके देखूँ तो ये भी मुझे गर्म महसूस होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, ये आयरन बार तो नीडलेस टू से पार्टिकल्स से बना है, जो एटम और मॉलिक्यूल्स है। हीट करने पर ये एक एक एटम और मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करने लग रहे हैं, और जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये अपने जो नेबर एटम या मॉलिक्यूल्स है उनको भी हिट कर रहे हैं। फिर वो भी ये डिस्टर्बेंस को कैरी करके फॉरवर्ड भेज रहे हैं, फिर वो वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर वो फॉरवर्ड भेज रहे हैं। ऐसे करके वाइब्रेशन जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा आ रहा है। तो बेसिकली वाइब्रेशन आ रहा है, मतलब सब मॉलिक्यूल्स एटम के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहे हैं, और इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर हाई टेम्परेचर महसूस होने लगता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। अब 2 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक, जैसे ये आयरन है तो इसने जल्दी जल्दी यहाँ से हीट यहाँ भेज दिया, ठीक है। अगर ये आयरन की जगह आपको लगता है कि ये अगर वुड होता तो क्या यहाँ से हीट जल्दी जल्दी यहाँ आता? फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक मैच स्टिक है, मैच स्टिक जो यहाँ पर अगर आप फायर है तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं ना, तो ये यहाँ से तो हीट नीचे नहीं आता है जल्दी। तो वुड एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कंडक्शन, इस टाइप का कंडक्शन जो है बहुत पुअर है। तो हम देख सकते हैं 2 टाइप के मटेरियल होंगे। एक है गुड कंडक्टर, जिनमें हीट ट्रांसफ़र जो है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो लिख सकता हूँ कंडक्ट्स हीट ईजिली, ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। दूसरा को कहते हैं बैड कंडक्टर, और यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं होता है, तो नॉट कंडक्ट हीट ईजिली लिख सकता हूँ कि हीट ईजिली कंडक्ट नहीं करता। 2 टाइप के मटेरियल है। गुड कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या है? गुड कंडक्टर के एग्जांपल्स है आयरन, हमें पता है, या कोई भी मेटल ले ले, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे गुड कंडक्टर्स है। बैड कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या है? जैसे कि पेपर, वुड, ग्लास, कॉटन, ये सारे बैड कंडक्टर है। और एयर, एयर भी लिख सकते हैं, ये एयर भी जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब ऐसा देखा गया है कि जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, और जो बैड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। लिख देते हैं,
good conductor of heat are good conductor of electricity। इसलिए आप देखेंगे कि आयरन से, एल्युमिनियम से, कॉपर से बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इसलिए हम जितने भी वायर्स बनाते हैं सब इन मेटल्स के बनाते हैं। वेयर एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पेपर, वुड, ग्लास, कॉटन, एयर, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। इसलिए अगर हम कुछ इंसुलेटर बनाते हैं, कोई अगर इलेक्ट्रिक का कोई काम करते हैं तो हम देखते हैं इन जनरल हम वुड के एक चेयर पे खड़े होकर करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी से पास ना करे। तो और ये भी है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सवाल आता है ऐसा क्यों? क्योंकि हीट के कंडक्शन में भी क्या इन्वॉल्व है? मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है जिनका वाइब्रेशन होना ज़रूरी है और वो वाइब्रेट होकर एक जगह से दूसरे जगह तक अपने एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करना ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अगर हमारे बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी हीट कंडक्ट हो सकता है और तभी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकता है। हीट and electricity conduction requires, क्या requires है? requires large number of free electrons। तो जिनमें भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन कंडक्टर्स, वो गुड कंडक्टर होते हैं। जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या है? ये थर्मल कंडक्टिविटी कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कंडक्ट हीट थ्रू देम। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू कंडक्ट हीट थ्रू देम। जैसे हमने देखा है आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी हाई है। क्यों? क्योंकि इनमें एबिलिटी है ये अपने बॉडी के थ्रू हीट को एक जगह से दूसरे जगह तक कंडक्ट कर सकते हैं या करा सकते हैं। वेयर एज वहीं पर अगर मैं वुड को देखूं तो इनका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है। इसलिए अगर यहाँ पर मैं वुड को गर्म करूँगा तो ये वुड से यहाँ से इस एंड तक हीट कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि इनका एबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज़ वेरी लो। तो जिनमें आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी हाई है और वुड का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है, ऐसे हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी को मैथमेटिकली कैसे समझते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक स्लैब है जो किसी भी एक मटेरियल का बना है, ये साइड का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ, इस साइड ये एरिया जो है, ये सरफेस एरिया जो है ये वाले, ये है ए। ठीक है, इनका एरिया ए है और मैं मानता हूँ ये साइड जो है, इस साइड में टेम्परेचर लेता हूँ कि θ1 है और उस साइड का जो टेम्परेचर, जो साइड मुझे नहीं दिख रहा, उस साइड का टेम्परेचर θ2 है। ठीक है, और इसमें हीट कंडक्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं हीट Q और उधर से ये Q है, हाँ ये θ है और उधर से हीट निकल रहा है। ठीक है, यही होता है कंडक्टिविटी कि एक जगह से, जैसे इस आयरन के बार को भी अगर मैं छोटे छोटे हिस्से में काट दूं तो हो क्या रहा है, एक जगह हीट अंदर आ रहा है और दूसरी जगह से हीट बाहर जा रहा है। तो यहाँ से भी हीट क्यू अंदर जा रहा है और वहाँ से वो बाहर जा रहा है। इनका जो सरफेस एरिया है वो मैं कैपिटल ए ले लिया हूँ, इनका जो थिकनेस है वो मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स थिकनेस है, सरफेस एरिया कैपिटल ए है
ये साइड जो हमें दिख रहा है उस साइड का टेम्परेचर T1 है, और जो साइड मुझे नहीं दिख रहा है उस साइड का टेम्परेचर ये θ1 है, उस साइड का टेम्परेचर θ2 है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट यहाँ से उस साइड जाएंगे। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है, हाइट डिफरेंस होता है तो वाटर फ्लो करता है, वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होंगे तभी हीट फ्लो करेंगे। तो अब ये हीट जो फ्लो करते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द फेस, जिसे हम लिखेंगे Q, क्वांटिटी ऑफ हीट नॉर्मली थ्रू हीट फ्लोइंग, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग नॉर्मली थ्रू द फेस। फेस मतलब ये जो इसे मैंने सेट करके रखा है फेस, ये इसे Q लिखूँगा। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू, नंबर 1 इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इस एरिया ऑफ द फेस का, ठीक है। नंबर 2 इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, कितना डिफरेंस है, इस साइड का ज़्यादा होगा उस साइड का कम, तभी तो हीट यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो θ1 माइनस θ2, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर। नंबर 3 इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कितने देर तक हीट यहाँ से वहाँ जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लो, कितने देर से जा रहा है। ये हीट यहाँ से वहाँ जाने में 1 सेकेंड ले रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है, 10 सेकेंड ले रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना हीट जाएगा यहाँ से वहाँ। अगर हीट जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है या हीट ज़्यादा देर तक जा रहा है तो ज़्यादा हीट जाएगा, अगर हीट कम समय तक जा रहा है तो हीट कम हीट जाएगा। मैंने इस हीट फ्लो के प्रोसेस को मान लेता हूँ 5 सेकेंड दिया है, तो 5 सेकेंड में 5 सेकेंड का ही हीट जाएगा। अगर मैं 10 सेकेंड दूंगा तो उसका डबल हीट जा सकता है, अगर मैं 20 सेकेंड दूंगा तो और 4 टाइम्स हीट जा सकता है। तो जितना टाइम मैं दूंगा उतना हीट यहाँ से वहाँ जाएगा, ये है टाइम। T स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है, जिसे मैं T से लिख देता हूँ। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू X मतलब थिकनेस, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो हीट कम जाएगा, अगर थिकनेस कम है तो हीट ज़्यादा स्पीड में जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ हीट हम बात कर रहे हैं, ये Q की बात कर रहे हैं, कितना हीट इस सरफेस से उस सरफेस तक जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कितना बड़ा है, फिर वो डिपेंड करता है कि इस सरफेस और उस सरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, फिर वो डिपेंड करता है कि ये हीट फ्लो का जो प्रोसेस है ये मैं कितने देर तक अलाउ कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा देर तक अलाउ करूँगा तो ज़्यादा हीट जा सकता है, कम समय तक अलाउ करूँगा तो कम हीट जाएंगे। और ये थिकनेस के ऊपर कि अगर ये थिकनेस कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट फटाफट जा सकता है, और थिकनेस ज़्यादा है तो हीट कम जाएगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। अगर मैं सबको एक साथ मिला कर लिखूँ तो लिख सकता हूँ Q, जिसे कहता हूँ ये हीट है, हाँ ये याद रखना है, ये हीट है, हीट फ्लो जो यहाँ से वहाँ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 इंटू T डिवाइडेड बाई X। अब मैं प्रोपोर्शनल को हटा दूँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना होगा, K A θ1 माइनस θ2 बाई T डिवाइड बाई X। ये जो K है इस K को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप समझ रहे हैं कि आयरन में इस K का वैल्यू ही बहुत बड़ा है कंपेयर टू वुड, जिनका K का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अब अगर मैं K को अलग से लिखूं तो K क्या होगा, K इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ Q बाई एक्स, QX डिवाइड बाई A, यहाँ पे लिखूँगा θ1 माइनस θ2 एंड T। ये हो गया हमारा K का एक्सप्रेशन। अगर यूनिट लिखने की सोचूं तो थीटा का क्या यूनिट होता है, CGS में लिखूँगा एक बार और SI में तो SI और यहाँ पर CGS। थीटा का क्या यूनिट है, इसी SI में जूल हीट, सॉरी ये Q है, ये Q है, ये थीटा नहीं है, Q है, ये हीट है, हीट का यूनिट जूल्स। X क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिवाइडेड बाई A क्या है, एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर। θ1 माइनस θ2 क्या है, टेम्परेचर, जिसे मैं केल्विन में लिखूँगा,
SI में। तो और ये T क्या है, टाइम, जिसे मैं सेकंड में लिखूँगा। ये M और M को काट सकता हूँ इतना, तो इनका यूनिट क्या हो गया बेसिकली SI में हो गया है जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमारे SI में इनका यूनिट। CGS में क्या होगा, जूल हीट का यूनिट कैलोरी, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर, फिर एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा का यूनिट डिग्री सेल्सियस और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पर सेंटीग्रेड और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देता हूँ, तो इनका यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री इन्वर्स और ये सेकेंड, ऐसा। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये जूल्स और सेकेंड इन्वर्स, इन दोनों को मैं एक साथ वॉट लिख सकता हूँ, वॉट, हाँ, WAT और इनका सिंबल W है। ठीक है, ये वॉट हम पढ़ेंगे जब 12 में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तब ये वॉट अच्छे से समझेंगे। ये है जूल्स पर सेकेंड, इसे हम वॉट कहते हैं। तो यहाँ भी ये जूल्स और ये पर सेकेंड को एक साथ हम वॉट भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसे वॉट लिखकर ये मीटर इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा एग्ज़ाम में कराए तो घबराना नहीं है। ठीक है, और डिफरेंशियल फॉर्म में हम ये एक्सप्रेशन जो है हमारा हीट फ्लो का, रेट ऑफ हीट फ्लो, हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी सिर्फ हीट फ्लो लिखा है ये वाला, कि Q इज इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 T/x। ये हमारा हीट, ये सिर्फ हीट है। अब मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ dQ/dt, मतलब समय के हिसाब से, समय के को मायने पे रखते हुए कितना हीट फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। अब इनका यूनिट क्या हो गया, इनका यूनिट क्या था, ये Q है ना, ये हीट है, तो हीट का यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट था SI में अगर देखूँ तो इनका यूनिट था जूल्स, और CGS में देखूँ तो इनका यूनिट था कैलोरी। ये पूरे हीट का बात कर रहा हूँ। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब कि टाइम के साथ कितना हीट फ्लो कर रहा है। ये कैसे होंगे, इज इक्वल्स टू माइनस KA, ये चेंज ऑफ थीटा को मैं डी थीटा लिख देता हूँ, डी थीटा, और इसे लिख देता हूँ DX, ऐसे नीचे वाले को। ठीक है, और ये टाइम को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 आएगा, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकला है मेरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हाँ, दिस इज नॉट हीट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इनका यूनिट भी क्या होगा, इनका यूनिट होगा जूल पर सेकेंड या इधर कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है ना, ओके। अब हम और एक बात समझेंगे जिसे कहते हैं स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट, किसमें, ये हीट कंडक्शन में, थर्मल कंडक्टिविटी में। ओके, ड्यूरिंग लिख देता हूँ हीट फ्लो। हीट फ्लो होने के दौरान एक स्टेडी स्टेट होता है, एक वेरिएबल स्टेट होता है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर हमने एक पीस ऑफ आयरन को लिया है, ठीक है, और इसके एक एंड को मैंने हीट करना शुरू किया, क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये एंड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसे मैं अलग अलग सेगमेंट में बांट देता हूँ। ठीक है, ये एक एक सेगमेंट का नाम है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये एक आयरन रॉड है। ओके, जब मैं यहाँ हीट दूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस 1 सेगमेंट का टेम्परेचर ये हीट लेगा, इनका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये हीट लेगा, जो सेगमेंट 1 हीट लेगा ना, ये हीट लेकर ये एक्चुअली यहाँ पर 2-3 काम होंगे। पहला काम क्या होगा, हीट ये सबसे पहले एब्जॉर्ब करके, जो हीट एब्जॉर्ब होगा उनका क्या क्या काम होगा बताता हूँ। सेगमेंट 1 आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले नंबर 1
ये हीट लेकर सबसे पहले नंबर 1 ये खुद का अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो हीट आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इनका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करने में हीट खर्च होगा। दूसरा, कुछ हीट ये क्या करेंगे, रेडिएशन के जरिए बाहर निकाल देंगे। रेडिएशन हीट रेडिएटेड आउट। ठीक है, रेडिएटेड आउट, कुछ हीट ये रेडिएट आउट कर देंगे और बाकी हीट को क्या करेंगे, विल कंडक्ट फॉरवर्ड, कह सकते हैं वो कंडक्ट या ट्रांसफर टू सेगमेंट 2। मतलब अगर मैं यहाँ पर हीट दे रहा हूँ सेगमेंट 1 में, तो ये हीट लेकर पहला काम है ये अपने खुद का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, ये गर्म होगा, फिर कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ने के बाद कुछ हीट को तो ये बाहर ऐसे भेज देंगे रेडिएशन के जरिए, और बाकी हीट को ये सेगमेंट 1 से सेगमेंट 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है ना, तो हीट लेकर अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और फिर वो टेम्परेचर को हीट को यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। तो ये जब खुद का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वहाँ पर काम आता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नंबर 1 वाला जो काम है इसमें काम आता है फॉर टेम्परेचर राइज ऑफ एनी सेगमेंट। क्या काम आ रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है इनका डेफिनेशन, हमने पहले ही देखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट उसे चाहिए होता है, उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो जब सेगमेंट 1 का टेम्परेचर बढ़ने के लिए हीट मुझे लगेगा, तो वो हीट रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। ठीक है, अब सेगमेंट 1 क्या करेगा, सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कुछ हीट को वो रेडिएट करके वेस्ट कर देगा। ये वेस्ट है, ये खर्च हो गया, बाहर बेकार हो गया। बाकी हीट को ये क्या करेंगे, अपने पास से सेगमेंट 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेगमेंट फॉर टेम्परेचर राइज ऑफ एनी सेगमेंट। अब यहाँ पर है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम 1 सेगमेंट टू अनदर। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एस से डिनोट करते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि हमारा ये आयरन पीस में हीट को यहाँ से यहाँ आने में, मतलब सेगमेंट 1 से सेगमेंट 9 में आने में कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करते हैं 2 बातों पे, कि हमारे इस आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, ताकि वो तो पहले खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर बाकी वो फॉरवर्ड भी करेगा, फिर बढ़ाएगा फॉरवर्ड करेगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। हर बार जो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो अपना कुछ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और बाकी हीट से वो हीट को कंडक्ट करके साइड वाले सेगमेंट में भेज रहे हैं। फिर वो साइड वाला सेगमेंट उस हीट को लेकर अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है और बाकी हीट को साइड वाले सेगमेंट में भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा हीट अपने ऊपर ही खर्च कर दे अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में, तब वो कंडक्टिविटी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर वो बहुत कम हीट ले रहे हैं अपने ऊपर और बाकी हीट पास कर दे रहे हैं, तो कंडक्टिविटी अच्छा है। समझ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा ये सेगमेंट कितना जल्दी गर्म होगा, हीट यहाँ से सेगमेंट 1 से 9 पे कितने जल्दी में आएंगे, वो सिर्फ कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है कि ये मटेरियल कितना अच्छा कंडक्ट कर सकता है हीट, बल्कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। देख कर ही समझ आ रहा है कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो और कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो वेरी फास्ट होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ फास्ट। और दूसरी जगह अगर हमारा थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा हीट तो अपने ऊपर ही ले रहा है, और उनका अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो इनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है,
तो बेसिकली हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फास्ट रखने के लिए ना सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए बल्कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कम होना चाहिए, तभी हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फास्ट होगा। और स्लो जब है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी स्पेस हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और थर्मल कंडक्टिविटी कम है तब वो स्लो है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इतने इंट्रोडक्शन से ये बात समझ सकते हैं कि हमारा जो भी राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द वेरिएबल स्टेट है, वेरिएबल स्टेट अब इसे किसे कहते हैं और स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं, जब तक इनका टेम्परेचर हीट जो ये ले रहे हैं ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में भी खर्च कर रहे हैं प्लस कंडक्टिविटी में भी खर्च कर रहे हैं, तब तक ये वेरिएबल स्टेट में है। जब ऐसा स्टेट आ जाएगा कि अब वो जो हीट ले रहे हैं वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे, पूरा का पूरा हीट को ही वो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तब वो स्टेडी स्टेट है। तो वेरिएबल स्टेट में हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ हीट ट्रांसमिट होगा। तो स्टेडी स्टेट में सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी काम करता है, वेयर एज वेरिएबल स्टेट में थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है कि द राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग वेरिएबल स्टेट, हाँ वेरिएबल स्टेट प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम, ये सेगमेंट की जो मैं बात कर रहा था, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बार इज नंबर 1 क्या चीज़ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। ऑफ मटेरियल, मतलब के पर। यहाँ हम देखें है ना, अच्छा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होने के लिए क्या चाहिए, मुझे थर्मल कंडक्टिविटी हाई चाहिए, तो हीट ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा। और दूसरा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम रो एस भी कह सकते हैं, रो एस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइज इन टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर, हाँ रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग किस वक्त, ड्यूरिंग वेरिएबल स्टेट। क्योंकि जब स्टेडी स्टेट है उस वक्त हमारा रेट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर या हीट ट्रांसफ़र है वो सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब वेरिएबल स्टेट है उसी वक्त हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, दूसरे से तीसरे सेगमेंट। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर राइज होता ही नहीं है, सिर्फ हीट फ्लो होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग वेरिएबल स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू के और नीचे में रो एस। इस रेशियो को हम कहते हैं, दिस रेशियो इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी। ओके, और इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट है सीजीएस में इनका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और एसआई में इनका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये है सीजीएस में और ये है एसआई में इनका यूनिट। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कि हम इनका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। कंडक्टिविटी, कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टिविटी करते हैं, कोई मटेरियल ख़राब करते हैं, तो उनका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है सॉडस्ट इन आइस पैक। अब आइस तो आइस है, उसे मुझे ज़्यादा देर तक
ठंडा रखना है ताकि वो पिघल ना जाए, वो मेल्ट ना हो जाए। तो उससे मुझे कुछ ऐसे एक बक्से में रखना होगा जहाँ पे बाहर से हीट ना आ सके या अंदर का हीट बाहर ना जा सके। तो हम देखते हैं जनरली सॉ डस्ट, मतलब एक लकड़ी का जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, उसमें हम आइस को मतलब मिलाकर या उसके चारों तरफ लगा कर रख देते हैं। उससे क्या होता है, ये आइस का ब्लॉक है। अगर मैंने इसके चारों तरफ एक सॉ डस्ट ऐसा लकड़ी का छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने इसके चारों तरफ लगा दिए, रख दिए ऐसे करके, तो इस सॉडस्ट के भीतर में एयर के पार्टिकल्स जो है वो कैप्चर हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। सॉडस्ट के भीतर एयर के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। सॉडस्ट ऐसा ही है ना, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, तो दो पार्टिकल के बीच में एयर का छोटा सा कुछ हिस्सा बीच में ट्रैप है। तो उस ट्रैप होने के कारण एक एक इंसुलेशन टाइप ऑफ सराउंडिंग सा क्रिएट हो जाता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो एक इंसुलेशन सा तैयार हो जाता है। देयरफॉर आइस का हीट बाहर नहीं जाता है और बाहर से कोई हीट आइस में नहीं आता है। तो ये होगा एक तरीका। दूसरे हैं, हम यूटेंसिल्स के ऊपर वुडन या प्लास्टिक हैंडल यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ भी यूटेंसिल्स जिसमें हम कुकिंग करते हैं उनमें हम कुकिंग यूटेंसिल्स हैंडल वुडन हैंडल यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो हमारे हाथ में वो गर्म नहीं आएंगे। तीसरा क्या है, वुलन क्लॉथ। अगर आपने कभी वुलन क्लॉथ को टच किया है तो क्या वो आपको गर्म महसूस होता है कि वुलन क्लॉथ बहुत हॉट है, बहुत हाई टेम्परेचर में? ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप उसे अपने बॉडी पर डालते हैं तो आपको फिर खुद हीट महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वुलन क्लॉथ के अंदर भी एक ऐसा टेक्सचर है जो नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स होते हैं, हैज़ एयर पॉकेट्स, छोटे छोटे इनमें एयर पॉकेट्स होते हैं। अब इस वुलन क्लॉथ देखिएगा आप, जैसे ऐसे ऐसे जब बने हैं तो बीच बीच में ये छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं इनमें ऐसे सारे। तो ये एयर पॉकेट्स में भी फिर एयर कैप्चर्ड है और वो एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आप जब इसे आप बॉडी पे डाल दिए हैं, ये आपका बॉडी, तो अगर इसमें आपने डाल दिया है तो बाहर से कोल्डनेस अंदर और अंदर का आपकी बॉडी का हीट बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस एयर के एक लेयर के कारण। और वो एयर का लेयर किसने बना दिया है? वुलन क्लॉथ ने बना दिया है। सिमिलरली अगर हमें ठंड लग रहा है तो एक मोटे कपड़े से दो कॉटन का शर्ट पहनना या शर्ट पहनना आसान है, अच्छा है। कैसे? कि जब हम अपने शरीर पर एक मोटा कपड़ा पहनेंगे तो ये हमें क्या मिला, एक मोटा कपड़ा है और बाहर में हमारा कोल्ड है और भीतर में हमारा हीट है, बॉडी हीट है, और ये इंसुलेटर का काम करता है। एक मोटा कपड़ा, ठीक है, जिसमें वो वुलन है तो उनमें तो एयर कैप्चर है, ये सब बातें ओके है। लेकिन अगर मैं एक मोटे कपड़े के जगह अपने बॉडी पे दो पतले पतले कपड़े को डाल दूँ तो क्या होगा, इस दो पतले पतले कपड़े के बीच में एक एयर का लेयर तो होगा ही। आप जितना भी टाइट पहन लीजिए एक एयर का लेयर तो होगा ही। अब इस एयर के लेयर के कारण क्या है, एक इंसुलेशन तैयार हो रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या है, एक जैसे थर्मोफ्लास्क होता है ना, वैसे आप समझिए कि एक इंसुलेशन तैयार हो गया है और आप बीच में उसके अंदर है, तो आपको हीट, आपके बॉडी का हीट बाहर और बाहर का कोल्डनेस भीतर कम आएंगे। तो ये कारण है कि मैं एक मोटा चादर की जगह अगर मैं दो पतले चादर को ओढ़ लूँ तो मुझे कम ठंड लगेंगे। सिमिलरली एक मोटे कपड़े की जगह मैं दो पतले पतले टी शर्ट या शर्ट पहन लूँ तो मुझे कम ठंड लगेंगे, ठीक है। और पंछियों के लिए देखते हैं कि जैसे पंछी होते हैं तो ठंड में वो क्या करते हैं, अपने फेदर को थोड़ा फुला कर रख लेते हैं, ऐसे बड़ा सा दिखने लगता है, वो फेदर को फुला कर रख लेते हैं। इसमें क्या है, फुलाने का मतलब है कि अंदर में फिर से एयर वो कैप्चर करके रखे, उस एयर के कारण एक इंसुलेशन तैयार होता है, उनको कम ठंड लगता है। तो ये पंछियाँ ये साइंस नहीं जानती हैं लेकिन नेचुरली उनको ये प्रोसेस पता है। ओके, अब हम कन्वेक्शन ऑफ हीट पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस में कैसे हीट
ट्रांसफ़र होते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज transmitted through a liquid or gas from a hotter point to a colder point due to the bodily motion of the heated particles of the substance। तो हमने पहले वाले में देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर मोशन, सिग्निफिकेंट मोशन मुझे नहीं दिख रहा था, सिर्फ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने जगह में वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो उठकर अपने जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा रहे थे ट्रैवल करके। लेकिन यहाँ पर बॉडली मोशन दिखता है, मतलब कि एक बॉडी पूरा खुद एक जगह से उठकर दूसरे जगह तक चले जाते हैं। और कहाँ से कहाँ जाते हैं? हॉटर पॉइंट से कूलर पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो जैसे अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ कि ये वो एक वाटर है, हमारे कंटेनर है, और इसे हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर है और इसे हम नीचे से हीट कर रहे हैं। तो क्या होंगे, यहाँ पर जो वाटर है वो पहले हीट होंगे, गर्म हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और फिर जो ऊपर में कम गर्म पानी था, मीन्स कोल्ड वाटर थे, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि वाटर का बॉडली मोशन हो रहा है। वाटर खुद यहाँ से उठकर वहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहा, पूरा वाटर का एक बॉडली मोशन हो रहा है। वाटर उठकर नीचे से ऊपर, और नीचे के वाले वाटर जो ऊपर वाले वाटर से वो नीचे आ जा रहे हैं। क्यों? ये इनका गर्म होने के बाद इनका वॉल्यूम बढ़ गया है, इनका डेंसिटी घट गया, ये ऊपर की तरफ चले गए। और जो ऊपर ठंडे पानी थे उनका वॉल्यूम कम था, डेंसिटी ज़्यादा था, इसलिए वो नीचे की तरफ आ गए। और ऐसे करके ये रोटेशन होता रहेगा और अल्टीमेटली हमारा पूरा वाटर जो है हीट हो जाएगा। ये एक बात है। और एक बात समझने की है कि ये कन्वेक्शन होते वक्त हीट ट्रांसफ़र हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। आप देख सकते हैं ना कि हीट ट्रांसफ़र हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। यहाँ से हीट हो रहा है और वो वाटर ऊपर जा रहे हैं, फिर नया वाटर आ रहा है, वो हीट होकर फिर ऊपर जा रहा है। तो हीट जो है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा हो रहा है। तो इस टाइप से कन्वेक्शन वाले हीट में हमें हीट हमेशा नीचे देना होगा, तभी वो हीट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं वाटर के ले लूँ, ठीक है, और अब मैं वाटर को ऊपर से यहाँ पे मैं बर्नर लगा देता हूँ उल्टा, ठीक है, ऐसा। ये बर्नर है हमारा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब मैं अगर ऐसे बर्नर लगाकर इसे हीट करना चाहूँ तो सिर्फ ऊपर का वाटर हीट होगा। उसके बाद क्या होंगे, ये ऊपर का वाटर तो हीट होकर इनका वॉल्यूम कम हो ज़्यादा हो गया, डेंसिटी कम हो गया, ये ऊपर ही रहेगा, ये तो नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो कन्वेक्शन वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा और ये हीट भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ग्रेविटी जीरो कर दूँ, कोई ऐसे जगह में जा रहा हूँ जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो ये नीचे वाला पानी ऊपर और ऊपर वाला पानी नीचे कैसे आएगा? ऊपर वाला पानी नीचे कैसे आएगा अगर जी नहीं है तो, अगर ग्रेविटी जीरो है तो जहाँ ग्रेविटी जीरो है वहाँ भी फिर कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें हमें समझ कर रखनी है। कुछ एग्जाम्पल्स है, नेचुरल एग्जाम्पल्स है कन्वेक्शन के, और वो है सी एंड लैंड ब्रिज। ये हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 10 में। ब्रिज क्या होते हैं? दिन के वक्त और रात के वक्त। ये हमारा लैंड है और फिर ये हमारा सी है, ठीक है, ये लैंड एंड दिस इज सी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सूरज निकला है, किरणें इनकी आ रही है। अब क्या हो रहा है, वाटर है, उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है लैंड के कंपैरिजन में। तो क्या है, ये ज़्यादा हीट चाहिए इनको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, वेयर एज लैंड को कम हीट में ही टेम्परेचर इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो जब सन की रोशनी दोनों जगह बराबर आ रही है, ये लैंड जो है पहले हीट हो गया, ये हॉट हो गया,
कंपेयर टू सी जो अभी भी कोल्ड है, क्योंकि इनको ज़्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए। इनको कम हीट में ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये हॉट हो गए, ये कोल्ड है। अब यहाँ पर जो एयर है वो वो भी हॉट हो गए, और हॉट एयर क्या होंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो लिख सकता हूँ हॉट एयर ऊपर की तरफ, हॉट एयर ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, अब जब हॉट एयर ऊपर की तरफ चले गए, यहाँ वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है। इस वैक्यूम को भरने के लिए यहाँ से कोल्ड एयर जो है इधर से आ रहे हैं, कोल्ड एयर यहाँ से आ रहे हैं इसे वैक्यूम को भरने के लिए। जैसे ही आएंगे फिर वो हॉट हो जाएंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे और कोल्ड एयर, फिर नया कोल्ड एयर आएंगे। और ये हॉट एयर जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर से ऐसे ट्रांसमिट होकर इधर आके आके तब तक ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये एक साइकिल सा चलता रहता है। जो भी लैंड के पास खड़ा होगा उसे पता चलेगा कि इतना अच्छा ब्रीज आ रहा है समुद्र से लैंड की तरफ। तो जो समुद्र से लैंड की तरफ आ रहा है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। इसे महसूस क्या होगा कि बहुत अच्छा सी ब्रीज आ रहा है भाई। ओके, सी ब्रीज, सो दिस इज सी ब्रीज। ओके, दूसरा देखते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज कब होंगे, रात में। कैसे, जब नाइट हो गया है, अब यहाँ पर सूरज नहीं है, यहाँ पर मून है। अब नाइट हो गया है, तब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब कि इसे ज़्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए। सिमिलरली ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है तो हीट रिलीज भी ज़्यादा करेगा ठंडे होने के लिए। तो ये आस्ते आस्ते ठंडा होगा। जैसे वाटर धीरे धीरे गर्म होता है वैसे वाटर धीरे धीरे कोल्ड होगा। लेकिन लैंड जैसे बहुत जल्दी गर्म हो गया वैसे लैंड बहुत जल्दी कोल्ड भी हो गया। तो रात के वक्त लैंड कोल्ड हो गया लेकिन वाटर अभी भी हॉट है। अब क्या, वाटर के ऊपर जो एयर है वो हॉट एयर हो बनकर ऊपर की तरफ जाएंगे, हॉट एयर। ठीक है, ये वैक्यूम को भरने के लिए लैंड की तरफ से कोल्ड एयर इधर से ऐसे जाएंगे, ये कोल्ड एयर। ठीक है, और वैक्यूम को भरेंगे, फिर वो कोल्ड एयर फिर से हॉट हो जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे, और ये ऊपर कोल्ड हॉट एयर जाकर फिर इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते करते वो हॉट एयर कोल्ड हो जाएंगे और फिर वो नीचे आकर यहाँ कोल्ड एयर बन जाएंगे। तो ये एक साइकिल सा यहाँ बन गया। यहाँ पर जो एक ह्यूमन बींग खड़ा है उसे क्या लग रहा है कि लैंड से सी की तरफ बहुत अच्छा ब्रीज चल रहा है, हवा चल रहे हैं। वो उनके लिए है लैंड ब्रीज, कि लैंड से ब्रिज की सी की तरफ हवा जा रहा है। सो दिस इज लैंड ब्रीज एट नाइट एंड सी ब्रीज एट मॉर्निंग। दोनों में ही इस व्यक्ति को अच्छा महसूस होगा क्योंकि ब्रीज चल रहा है, एयर मूवमेंट हो रहा है। फिर एक एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं ट्रेड विंड। हमने ये पढ़ा है बिल्कुल ज्योग्राफी में। यहाँ पर बस शॉर्ट में देख लेंगे कि ये हमारा इक्वेटर है, ये अर्थ है, और ये हमारा इक्वेटर है, और ये पोलर रीजन है, और ये पोलर रीजन है। ठीक है, इतना ही समझते हैं। अब सन जो है इक्वेटर के ज़्यादा ये नज़दीक होता है, वहाँ पर ज़्यादा हीट आता है, सीधा हीट। तो ऑब्वियस सी बात है ये रीजन जल्दी से हीट हो जाएंगे। यहाँ पर हीट जल्दी हो गए तो इनका एयर भी जल्दी से हीट होकर क्या है, ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर की तरफ जाकर ये मैं कह सकता हूँ यहाँ से हीट ऊपर की तरफ उठकर वो इधर उधर कहीं जाने लगे। इस साइड भी जा रहे हैं, इस साइड भी जा रहे हैं। और साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवा है वो आकर इनके जगह को रिप्लेस करेंगे। तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि पोल के साइड से नॉर्थ पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ और साउथ पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ लैंड में ब्रीज आ रहा है। मतलब ज़मीन में मुझे दिखेगा लैंड पे कि पोल की तरफ से हवा आ रहा है, और आकाश में क्या होगा, हमारे लैंड से पोल की तरफ हवा जा रहा है ऊपर, क्योंकि ये हॉट एयर है। हॉट एयर जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, और लैंड पे क्या हो रहा है, कोल्ड एयर है जो हमारे पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो एयर का फ्लो है इसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड जो है फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर आता है। अब ये मैंने टिल्टेड क्यों बनाया, ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहे पोल से, या क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो इनके कारण विंड के डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आता है, वो इधर से और इधर से इस डायरेक्शन से आते हैं। तो इसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। ये हर दिन होता है, हर बार जब सन निकलेंगे तो यहाँ पर हीट होगा और ऐसा विंड आएगा। ये कितना नेचुरल अच्छा प्रोसेस है जिसके कारण हमें एक नेचुरल वेंटिलेशन मिलता है, नेचुरल फ्लो ऑफ हीट ऑफ एयर और नेचुरल वेंटिलेशन।
ओके। अब हम यहाँ थर्मल कंडक्शन के लास्ट मेथड को पढ़ेंगे, जो है रेडिएशन। अब रेडिएशन के मेथड से भी हीट ट्रांसमिट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हीट ट्रांसमिट हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाई रेडिएशन। हमने क्या क्या देखा इसके पहले? कंडक्शन देखा, कन्वेक्शन देखा, अब रेडिएशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट from a hot body to a cold body without the help of any medium and without appreciable heating of the intervening medium if any। क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट तो ट्रांसफ़र होता है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये हॉट बॉडी था और ये कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बॉडी आपस में कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही ये बॉडी खुद चलकर इस बॉडी तक जा रहा है, ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बिना किसी मीडियम का ही हीट इस बॉडी से इस बॉडी तक ट्रांसमिट हो सकता है। और यही नहीं, साथ में ये जो बीच में जो मीडियम अगर है, मान लेता हूँ ये एयर है, तो ये एयर से अगर ये हीट जा भी रहा है तो इस एयर को वो हीट नहीं करेगा। तो यही लिखा है कि विदाउट एप्रिसिएबल हीटिंग ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ऐसे तो इस हीट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ वैक्यूम भी है तो भी यहाँ से हीट यहाँ चला जाएंगे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक चले जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम में कोई हीटिंग नहीं आएगा, सीधा बॉडी यहाँ से हीट वहाँ चले जाएंगे, मीडियम में हीटिंग नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे। इनका एग्जाम्पल क्या इस टाइप के हीट ट्रांसफ़र का? सन के जो हीट हमारे अर्थ पे आते हैं ना, वो है इनका एग्जाम्पल, सोलर हीट रीचिंग अर्थ। हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है, बहुत जगह वैक्यूम है, तो वो स्पेस से कैसे फिर हीट आ रहा है सन से अर्थ तक? बाई रेडिएशन आ रहे हैं। और जो मीडियम बीच में है, अगर वैक्यूम है या कुछ भी मीडियम बीच में अगर होता भी है तो उनमें हीटिंग का कोई असर नहीं होता। रेडिएशन तभी काम करता है जब ये रेडिएशन जाकर किसी बॉडी पे फॉल करेगा, तब उस बॉडी में हीटिंग का इफेक्ट दिखेगा। जब तक ये रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है, सिर्फ किसी मीडियम में या वैक्यूम से ट्रांसमिट हो रहा है, तब तक कहीं भी हीटिंग नहीं आ रहा है। जो बिल्कुल लाइट के जैसा, अगर आप टॉर्च से लाइट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकल रहा है, अगर कोई बीच में कुछ सरफेस है तो ये सरफेस दिखने लगता है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं है, अंधेरा है, तो आपको ये लाइट कहीं भी चला जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस टॉर्च को रात में आसमान की तरफ दिखा दे, तो आप देखिए कि आप टॉर्च तो दे रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक है, क्योंकि वो लाइट किधर भी जाकर किसी भी बॉडी पे जाकर हीट नहीं कर रहा है, वो सीधा इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। वैसे ही हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, उसका आपको प्रेजेंस तभी महसूस होंगे जब कोई कोल्ड बॉडी रखा है, तो वो रेडिएशन निकल कर कोल्ड बॉडी में हीट करेंगे और फिर कोल्ड बॉडी जो है हॉट होने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये हीट ऐसा जाता ही रहेगा जैसे लाइट जाता ही रहता है। तो बॉडी का प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, तभी हमें इस हीट रेडिएशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके, तो सन से जो रेडिएशन आते हैं उसे हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, और जो टॉर्च या हमारे कोई लाइट सोर्स से जो रेडिएशन आते हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। या लाइट है वो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन किसी हॉट बॉडी से, जैसे एक फायर है यहाँ पर, हाँ, और किसी कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो उसे भी तो इस फायर के कारण हीट का महसूस होता है।
ये हीट इनके पास ना तो कंडक्शन से आ रहा है ना तो कन्वेक्शन से आ रहा है, ये हीट कैसे आ रहा है, रेडिएशन से आ रहा है। और इस टाइप के रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। फिर इनको आंखों से लाइट भी दिखता है, तो लाइट भी एक टाइप का रेडिएशन है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें हीट का कोई महसूस नहीं होता है, सिर्फ विजुअल आपको लाइट दिख रहा है या फायर दिख रहा है। तो एक थर्मल रेडिएशन है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। थर्मल रेडिएशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, ये ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ, ट्रैवल स्ट्रेट, ये सीधा चलते हैं, कर्व नहीं होता है जैसे लाइट के जैसा। ट्रैवल स्ट्रेट विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि एक टाइप ऑफ रेडिएशन है तो ये ट्रैवल स्ट्रेट विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। दूसरा क्या, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम इसे नहीं चाहिए, और अगर मीडियम है भी तो उनमें वो कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ओके। नंबर 3 क्या है, इट फॉलोज इनवर्स लॉ, तो लिखते हैं ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि इनका जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना इसकी इंटेंसिटी जो है घट जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इनसे दूर जाएंगे आपको हीट का महसूस कम होने लगेगा, रेडिएशन आप तक कम पहुंचने लगेगा, क्योंकि आपके और इनके बीच का जो आर है वो बढ़ रहा है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ये डिपेंड करते हैं। और नंबर 4, लाइट की तरह जैसे लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होता है वैसे ये भी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है। कोई बॉडी है अगर तो वो ऐसे ही जाकर इससे हीट करके वापस भी आ सकता है और ये बॉडी के अंदर भी जा सकता है ये रेडिएशन। तो ये हीट करके आने को रिफ्लेक्शन कहते हैं और भीतर जाने को रिफ्रैक्शन कहते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। ओके, तो अब आगे हम देख लेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी पे एक थर्मल रेडिएशन आया, ठीक है, थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, हाँ इंसिडेंट कहते हैं ना, इंसिडेंट, थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो 3 बातें होंगी। ये बॉडी कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ रेडिएशन को खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वो यहीं पर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज आने के काम आ गया। हमने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के काम आ जाएगा, तो कुछ रेडिएशन को ये खुद में एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब। और कुछ रेडिएशन को ये ट्रांसमिट कर देंगे, मतलब यहाँ से दूसरे जगह भेज देंगे, अपने बॉडी के थ्रू दूसरी जगह भेज देंगे। तो ये होता है ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रेडिएशन जो आ रहे हैं कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा इस बॉडी के अंदर खुद में ही, और बाकी रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट भी हो जाएंगे। तो एक बॉडी के में 3 तरह के पावर होते हैं। एक है इनका रिफ्लेक्टिंग पावर, कि कितना वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो पॉलिश सरफेस होता है वो देखते हैं ना, वो ज़्यादा शाइन करते हैं, क्योंकि वो जितना भी लाइट उन पे आता है या लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। वैसे ही थर्मल रेडिएशन भी जितना आएगा पॉलिश सरफेस उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो थर्मल रेडिएशन पॉलिश सरफेस से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ये कोई भी मटेरियल कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे वुड है वो कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आयरन है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और ट्रांसमिशन, कि कौन मटेरियल कितना ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है, यहाँ अपने बॉडी के थ्रू हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे थर्मल ट्रांसमिशन। देख लेते हैं क्या क्या है। रिफ्लेक्टिंग पावर, कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर को। रिफ्लेक्टिंग पावर इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन
reflected by the body in a given time to the total amount of thermal radiation incident on the body in the same time। ठीक है ना। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। थर्मल रिफ्लेक्टिंग पावर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये भी समझ रहे हैं कि पॉलिश्ड सरफेस जो होंगे, पॉलिश्ड सरफेस, उनका आर जो है वो बड़ा होगा, उनका रिफ्लेक्टिंग पावर जो है हाई है। ठीक है। क्या है बेसिकली, ये एक रेशियो है। आर क्या है, रेशियो है किसका, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बाय इंसिडेंट रेडिएशन सेम टाइम के लिए। जितने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना रिफ्लेक्ट हो गया डिवाइडेड बाय कितना इंसिडेंट हुआ था उस पर। ठीक है। सिमिलरली एक पावर है जो है एब्जॉर्बिंग पावर, इसे हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है। और इनका रेशियो क्या है, ए क्या है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑफ द ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम। सेम टाइप का है। तो ये हो गए एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन। अब आप देखिए, अगर कोई बॉडी पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, मतलब इस पे जितना भी थर्मल रेडिएशन दिया गया है वो सब का सब खुद में रख लिया, खुद के भीतर ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारा ये क्या होगा, 1:1। दैट मीन्स रेडिएशन एब्जॉर्प्शन हमारा 100% हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में कोई भी बॉडी का ए जो है वो 100% नहीं होता है। लेकिन ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है। ब्लैक बॉडी हम ऐसा बॉडी समझते हैं जिनका एब्जॉर्बिंग पावर 100% है। उन पे जो भी थर्मल रेडिएशन आएगा वो सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, जो आइडियल है। तो लिख सकते हैं फॉर ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल्स टू 100%, विच इज़ आइडियल। ठीक है, या इमेजिनरी, ऐसा होता नहीं है कोई ब्लैक बॉडी बोलकर। ओके। लेकिन इन जनरल हम जानते हैं कि जो लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक, लैम्प से जो ब्लैक निकलता है उसे लैम्प ब्लैक कहते हैं, उनका 98% तक एब्जॉर्प्शन है। वो क्योंकि ब्लैक कलर है ना, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 98% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और एक क्या है, एक है ट्रांसमिटिंग पावर, इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन। टाइम सेम होना चाहिए। अगर ट्रांसमिटेड रेडिएशन मैं देख रहा हूँ 5 सेकेंड के लिए, तो इंसिडेंट रेडिएशन भी 5 सेकेंड के लिए ही देख रहा हूँ इन द सेम टाइम। ठीक है ना। अब अगर मैथमेटिकली समझना चाहे तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि मान लेता हूँ कि कैपिटल क्यू जो है दैट इज़ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन अ गिवन टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। ठीक है। और कैपिटल Q1 है अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड
बाय द बॉडी इन द सेम टाइम, उसी जो टाइम है उतने ही टाइम में। कैपिटल Q2 है अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन द सेम टाइम। ठीक है, कैपिटल Q2, हाँ। कैपिटल Q3 क्या है, ये है हमारा अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी इन द सेम टाइम। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें क्या पता चल रहा है, आर क्या था, आर है हमारा Q1/Q। ए क्या है हमारा, ए है Q2/Q। टी क्या है हमारा, टी है Q3/Q, है ना। और यहाँ से फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, R प्लस ए प्लस टी इज इक्वल्स टू Q1/Q प्लस Q2/Q प्लस Q3/Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/Q। और ये सारे Q को अगर मैं ऐड करूँगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही है Q/Q, दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। तो हमारा R क्या है, इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सॉरी, ये R1 प्लस R प्लस ए प्लस टी इज इक्वल्स टू 1, ये समझना है। R प्लस ए प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ओके। अगर हमारे पास ऐसा कोई बॉडी है जो कोई ट्रांसमिट ही नहीं करता, ठीक है, जिनका थर्मल ट्रांसमिशन 0 है, so when a body does not transmit any thermal radiation, then T is equals to 0. So when body does not transmit any thermal radiation, तो उनका T क्या होगा, T इक्वल्स टू 0। ऐसे केस में हमारा R प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 है, और इस ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर है। किस केस में, जब हमारा ट्रांसमिशन जो है वो 0 है, बॉडी ट्रांसमिट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इससे हमें और क्या समझ आ रहा है कि अगर मोर दी आर लेस ए एंड वाइस वर्सा, यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ए आर प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 है, दोनों को मिलाकर 1 होना है। अगर आर बड़ा होगा तो ए को छोटा होना पड़ेगा, और ए अगर बड़ा है तो आर को छोटा होना पड़ेगा। तो आर अगर बड़ा है तो ए को छोटा होना पड़ेगा ही, या अगर आर छोटा है तो ए को बड़ा होना पड़ेगा ही, तभी तो ये दोनों को समेशन करके 1 मिलेगा मुझे। तो यहाँ से क्या समझ आएगा, आर बड़ा है मतलब ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है तो एब्जॉर्ब कम करेगा, और ये इसका आर छोटा है मतलब ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो एब्जॉर्ब कर लेगा इसका मतलब। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है ये बैड रिफ्लेक्टर है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए बैड रिफ्लेक्टर है, लेकिन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो ये गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से देख सकता हूँ ये गुड रिफ्लेक्टर है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो गुड रिफ्लेक्टर अगर है तो नेचुरल सी बात है वो सब रिफ्लेक्ट ही कर दे रहा है तो बैड एब्जॉर्बर होगा, इसलिए उनका ए जो है बहुत स्मॉल है। ओके।